बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 18 पे जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एग्जाम्पल्स चैप्टर की सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। एक्सरसाइज के अंदर टोटल 18 न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें कहा गया है कि हमारे पास एक आयरन का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो 26 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 26 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हमने करना क्या है, उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान में फ़ोर्स फाइंड करनी है कि इन दोनों के दरमियान में कितनी फ़ोर्स पाई जा रही है और फोर्स की नेचर क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम Q1 कह रहे हैं, दैट इज़ 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। ये चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आ रहा है वो 26 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इट मींस कि आपने Q2 में क्या करना है, Q2 में 26 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 26 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q2 की वैल्यू हमारे पास बन गई, दैट इज 41.6 10 की पावर -19 कूलम्स। तो ये हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यूज आ गई। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 1 × 10 की पावर -12 मीटर्स। ये इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में इतना डिस्टेंस मौजूद है। बट वी हैव डिफाइंड फोर्स। सो कूलम फोर्स का फार्मूला यहां पर लगाएंगे। कूलम फोर्स का फार्मूला है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। K की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है 9 × 10 की पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू हमने डाटा से यहां पर पुट कर दी, Q2 की वैल्यू डाटा से देखते हुए यहां पर पुट कर दी, और नीचे R की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी हुई थी वही R की वैल्यू नीचे R की जगह पर पुट कर दी और उसका स्क्वायर ले लिया। जब इस सारे सिनेरियो को आप सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यू विल इवेंचुअली गेट 6 × 10 की पावर -3। इवेंचुअली आपको फोर्स की ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि उस न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान इतनी फोर्स पाई जाती है। ठीक है, और ये फोर्स की नेचर क्या होगी, दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। वी ऑल नो कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। तो यहाँ हम बता देंगे द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये तो था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व हुआ है। आपको जो हेल्पिंग बुक्स मिलेंगी, इंटरनेट के ऊपर जो मटेरियल मिलेगा, उनमें ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व हुआ है। आई विल ट्राई कि मैं इसको आसान तरीन तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता सकूं। सो प्रॉब्लम नंबर 2 में ऐसा है कि हमारे पास 3 चार्जेस मौजूद हैं और वो एक ट्राइंगुलर शेप में पड़े हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, Q1 Q2 एंड Q3 का एक ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें Q1 जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है, Q2 जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम का है, और Q3 चार्ज 4 माइक्रोकूलम का है। Q1 Q3 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने F1 बोला। Q2 जो Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हमने F2 बोला। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है जो कि इस Q3 के ऊपर लग रही है, कि Q1 और Q2 की वजह से Q3 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, इनका जो अरेंजमेंट बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में पड़े हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में पड़े हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खसूसियत क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि Q1 से Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। इस तरह ही Q2 से Q3 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर है, और इसी तरह Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर का है। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ये ओवरऑल डिस्टेंस, यानी कि साइड बाय साइड अगर हम डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस बनता है 0.1 मीटर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q1 की वजह से Q3 के ऊपर लगने वाली फोर्स मालूम करेंगे, यानी कूलम फोर्स मालूम करेंगे। दैट विल बी F = K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ पर मैं R1 या R2 इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ओवरऑल जो R की वैल्यू है वो तीनों साइडों के लिए सेम है, इसलिए हम यहाँ पर हम सिर्फ R इस्तेमाल करेंगे। सो इट विल K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पर हमने K की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू
2 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम और R की वैल्यू 0.1 मीटर्स। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 7.2 न्यूटन्स। ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। इस तरह ही अब F2 की वैल्यू निकालते हैं। F2 क्या है, Q3 और Q2 इन दोनों की आपस की फोर्स है, यानी Q2 की वजह से Q3 पर लगने वाली फोर्स हमने मालूम करनी है। सो F2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दस प्रोसीजर विल रिमेन सेम। इसमें हमने करना क्या है, K की वैल्यू पुट करनी है 9 × 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3 माइक्रोकूलम और Q3 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4 माइक्रोकूलम। कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा। F2 देखें, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में लिखता तो फिर मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर डालता जो मुझे बता रहा होता कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, तब ये नेगेटिव साइन साथ आना चाहिए था। फिलहाल हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले लिए हैं, F2 का मैग्नीट्यूड निकाला है तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10.8 न्यूटन्स। हमने Q2 Q3 और R की वैल्यूज पुट कर दी एंड वी गेट 10.8 न्यूटन्स। तो हमारे पास दोनों फोर्सेस की वैल्यूज आ गई या दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स आ गए। हमने निकालना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। सो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, राइट एंगल ट्राइंगल ना बन रही हो, कोई और ट्राइंगल बन रही हो, तो इन केस हम लोग फोर्स निकालने के लिए या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। सो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। ये फार्मूला कुछ बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चों को ये फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। F1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दें। F2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दें। 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, F1 और F2 तो आपको मालूम था। व्हाट विल बी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वी नो कि इसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो थीटा हमारा बाय डिफॉल्ट 60 ही आएगा। थीटा वैसे यहाँ बना के दिखाया भी गया है, ये 60 डिग्री का थीटा है आपके पास, तो आपने थीटा की जगह 60 पुट कर दिया। अब इस सारी चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 15.7 न्यूटन्स। ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप F1 और F2 निकाल लें, उसके बाद इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें, यानी कि F1 x फाइंड करें, F2 x फाइंड करें, इस तरह ही F1 y फाइंड करें, F2 y फाइंड करें, फिर रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट निकालें, यानी कि Fx जो निकलेगा दैट विल बी F1x प्लस F2x होकर आएगा। इस तरह ही F का जो y कंपोनेंट है दैट विल बी F1y प्लस F2y। तो आपने क्या किया, रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट्स निकाल लिए और एट द अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। तो आखिर में जब आप ये फार्मूला लगाएंगे f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, वहां से आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी और इवेंचुअली यही वैल्यू होगी 15.7 न्यूटन्स। अगर आपने उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो ठीक निकाले हैं। याद रखें जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल रहे होंगे उसके बीच में प्लस माइनस का चक्कर आएगा, आपने उस माइनस साइन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। फिलहाल वो मेथड में यहाँ पर चूंकि लेंथी है और थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये इसका इजी मेथड है सॉल्व करने का, यहाँ से हमारे पास आराम से आंसर आ जाता है। कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी सॉल्व किया गया है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन के साथ F2 की वैल्यू पुट करके और थीटा की वैल्यू इसके अंदर 180 डिग्री ऐड करके पुट की गई है, तो हमारे पास तब भी रिजल्ट यही बनता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि F2 का रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाए, -10.8 आ जाए। उसके बाद आपका जो फार्मूला बनेगा वो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर -2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने F1 F2 की वैल्यूज पुट करनी है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बताया गया है, इसमें हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं जो कि पॉइंट A और B पर पड़े हुए हैं। दोनों को हमने बोल दिया, एक का नाम Q और दूसरे का नाम भी Q, दोनों कैपिटल Q से लिखे गए हैं। पॉइंट A पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसको भी Q बोला गया, पॉइंट B पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसको भी Q बोला गया। दोनों के दरमियान में जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है। हमने क्या करना है, बिल्कुल दरमियान में मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख देना है जिसको छोटे Q से यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो
तो इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स, ये बताना है कि जब ये चार्ज -q/4 के बराबर होगा, ये दरमियान में जो चार्ज आ गया है, जब ये चार्ज -q/4 के बराबर होगा तब ये पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि मैं एक चार्ज इनके दरमियान में रखूं और ये दोनों इसके ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करें और ये फोर्स जो चार्ज हमने दरमियान में रखा है ये फोर्स इस चार्ज को मूव ना करे। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो दरमियान में रखा हुआ चार्ज है वो मूव नहीं करना चाहिए। और ये कब मूव नहीं करेगा? जब इस तरफ से लगने वाली फोर्स और इस तरफ से लगने वाली फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो तब कहीं जाकर हमारे पास ये क्यू इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो इस क्यू की अपनी वैल्यू भी है। तो हमने यही फाइंड करना है या यही प्रूव करना है कि इस क्यू की वैल्यू -q/4 के बराबर होगी, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग किसी एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम साइड ए से स्टार्ट कर लेते हैं। अब साइड ए पे पड़ा हुआ जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इस क्यू पर लगने वाली फोर्स को हम लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है? इस बड़े क्यू की वजह से इस छोटे क्यू पर लगने वाली फोर्स है KQ/R का स्क्वायर। इसी तरह से इस बड़े क्यू की वजह से दूसरे बड़े क्यू के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं KQ/2R का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो सा है बड़े क्यू से बड़े क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो 2R के बराबर है। तो हमारा फोर्स क्या बन जाएगी? KQ/2R का स्क्वायर। ठीक है, दिस होल सम शुड बी इक्वल टू 0, यानी अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा गया है कि इस क्यू की वजह से लगने वाली फोर्सेस और फिर इस क्यू की वजह से लगने वाली फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके रिजल्ट निकाला गया है। मेथड वो भी ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, देखने में आसान लगता है, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस साइड वाली जो ये वाली टर्म है, ये नीचे 4R का स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर KQ का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन गया? KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस KQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R का स्क्वायर। ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बड़ा Q और R का स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें कॉमन निकाली जा सकती हैं। ये तीनों चीज़ें हम कॉमन निकाल लेते हैं। KQ और R के स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया Q प्लस Q/4। दिस होल शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई है, इसका मतलब ये है कि या तो KQ/R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा या फिर Q प्लस Q/4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम KQ/R स्क्वायर को तो उड़ा देते हैं, ये तो वैसे ही 0 हो गया, इसको ख़त्म कर दें। बाकी जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है Q प्लस Q/4 इज इक्वल टू 0, जिसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि Q प्लस Q/4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा गया, और यहाँ से जब Q/4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू -Q/4। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए Q की वैल्यू -Q/4 के बराबर होना ज़रूरी है। और इसी टाइप का इससे मिलता जुलता एक एक MCQ नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे उसको इतनी डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो हिट एंड ट्रायल चलता है, लेकिन वो इससे कुछ मिलता जुलता प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बताया गया? प्रॉब्लम नंबर 4 में हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर देखें पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो चार्जेस यहाँ पड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव Q1 और दूसरा नेगेटिव Q2। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, हमने करना क्या है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ से एक बात आप लोगों को याद आई होगी कि जो आपके टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एक MCQ आया था कि मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, और अक्सरियत का वो गलत भी था। तो यहाँ पर देख लें, इस सिनेरियो को अच्छी तरीके से समझ लें। ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन Q1 से P की तरफ होगी और
P से Q2 की तरफ होगी। वजह क्या है कि Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं, तो वो पॉइंट P की तरफ ट्रेवल करेंगी, जबकि Q2 जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड ट्रेवल करती हैं। तो डायरेक्शन देख लें, P से Q2 की तरफ बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल आएगी उस पूरे की डायरेक्शन एक ही है। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से डायरेक्टली Q2 की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके दरमियान में डिस्टेंस। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस पाया जा रहा है Q1 से Q2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 0.15 बन जाएगा। और इसको जब हम लोग मज़ीद डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी निकल आएगी। इसमें जो r की वैल्यू है इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 0.075 आएगा। दैट वाज ए मिस्टेक, यहाँ पे करेक्ट कर लें, इट विल बी 0.075। ठीक है, 15 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है 0.15 मीटर। और जब इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये बन जाएगा 0.075 मीटर्स। ये 0.075 मीटर क्या है, ये Q1 से P तक का फासला है या फिर P से Q2 तक का फासला है। ठीक है, हमने पूरे के पूरे 15 सेंटीमीटर के पाथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दरमियान में एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है। नाउ व्हाट विल बी द फार्मूला हमारे पास ऐसे बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को हम सम करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तो इनके दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाना था, लेकिन क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन हैं इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवरऑल सम हो रही है। हमने करना क्या है, अब E1 होता है KQ/R1 का स्क्वायर और E2 होगा KQ2/R का स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज पता हैं, सिंपल यहाँ पर पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखें Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम लोग Q1 और Q2 की जगह सिंपल Q लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा KQ/R का स्क्वायर प्लस KQ/R का स्क्वायर। अब इसके बीच में से देखें दोनों चीज़ें सेम हैं तो इन दोनों को ऐड कर दें, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा 2KQ/R का स्क्वायर। ये सिंपल क्या हो गया, आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया है। अगर आप लोग शुरू में ही वैल्यूज डाल देते तो बड़ा कम्बरसम सा हिसाब किताब बन जाना था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, एक्सप्रेशन को सिंपल कर लिया। अब एक्सप्रेशन को सिंपल करने के बाद वैल्यूज पुट कर दें, K की, Q की और R की वैल्यू पुट कर दें, यू विल इवेंचुअली गेट 0.64 10⁶ मीटर्स। तो ये आज के लिए 4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने थे, हमने कर लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।